हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्वेइंग से रिलेटेड वेरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे। सर्वेइंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, सर्वेइंग और लेवलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है सर्वेइंग के, बहुत सारे यूजेस क्या है सर्वेइंग के, कहाँ कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वेइंग करने के लिए, और उसी के साथ में एक वेरियस क्लासिफिकेशन क्या है सर्वे के, और लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर सर्वेइंग काम करता है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट तक के आपको सुनना है जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वेइंग की हम डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज़ मीन बाय सर्वेइंग। तो सबसे पहले देखिए, हम सर्वेइंग की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। सर्वेइंग इज़ डिफाइंड एज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए, सर्वेइंग में होता क्या है कि हम 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या कोई भी पॉइंट्स हो, कितने भी पॉइंट्स हो, उन पॉइंट्स की हम रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, किसी रेफरेंस में बात करना। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो मान लीजिए, और आपके सामने एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मैंने आपसे अगर पूछा कि ये फ्लोर कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, आप कहोगे 3 फ्लोर की। मैं आपसे दूसरा सवाल अगर करूं कि ये टोटल हाइट बिल्डिंग की कितनी है, तो आपको पता है कि जनरली एक फ्लोर की जो हाइट होती है बिल्डिंग की वो नियर अबाउट 3 मीटर होती है। तो ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। तो आप मुझे आंसर करोगे कि ये बिल्डिंग 9 मीटर की है। तो सवाल अभी ये आता है कि आपने जो आंसर किया है 9 मीटर, ये किस रेफरेंस में बात किया है आपने? 9 मीटर ये कहाँ से है? मतलब टॉप हाइट बिल्डिंग की तो 9 हो गई, तो ज़ीरो कहाँ पर है? बिल्डिंग की ज़ीरो हाइट ऑब्वियसली ये ग्राउंड लेवल पे है, तो ये ग्राउंड लेवल के रेफरेंस में 9 मीटर है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? ग्राउंड पोजीशन हो गई। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव। मीन्स यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल आप 9 मीटर की बात कर रहे हो। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आप किसी पेड़ के पास में खड़े हो, किसी दरख्त के पास में, किसी ट्री के पास में आप खड़े हो, और आप उस ट्री से करीब हो, मैं उस ट्री से काफ़ी दूर खड़ा हूँ। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप और ट्री का डिस्टेंस क्या है, आप कहोगे नियर अबाउट 10 मीटर है। और अगर मैं मेरा डिस्टेंस ट्री से कैलकुलेट करूं या अंदाज़ा लगाऊं अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं ज़्यादा दूर हूं आपसे, तो नियर अबाउट वो कितना रहेगा? 20 मीटर। तो आपका डिस्टेंस ट्री से कितना बैठ रहा है? 10 मीटर। मेरा कितना बैठ रहा है? 20 मीटर। ये क्या हो रहा है? ये चेंजेस हो रहे हैं ना इन द पोजीशन। दीज आर बिकॉज ऑफ द पोजीशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? हम एक रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। रेफरेंस क्या हो गया यहाँ पर? अभी हमारा ट्री हो गया। तो इस ट्री के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमारी जो पोजीशंस ऑक्यूपाई हमने कर रखी हैं, उनमें क्या है? जो डिस्टेंस का वेरिएशन है उसी को हम कहेंगे यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव का मीनिंग आपको समझना है, वो इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए एक 3 पर्सन्स हैं। एक पर्सन है जो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, और एक आप हो जो कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हो। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और एक मैं हूँ, मैं भी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी बाइक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वो बंदा, वो पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, वो जब ऑब्जर्व करेगा हम दोनों को, तो उसे क्या नज़र आएगा कि एक पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा पर्सन 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेफरेंस में ये बात हो गया। देखिए, अभी यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी अगर हमने रेफरेंस चेंज किया। मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, अब मैं आपके बाजू से 20 मीटर पर सेकंड से मूव किया वेलोसिटी के साथ में बाइक को। तो आप मुझे जब ऑब्ज़र्व करोगे तो आप
खुद के रेफरेंस में ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या फील होगा, आपको क्या महसूस होगा कि मैं आपके बाजू से, आपकी बगल से जब वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से मेरा मूवमेंट हुआ है वो आपको कितना फील होगा, वो जस्ट 10 मीटर पर सेकंड का फील होगा, बिकॉज आप खुद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप मूवमेंट कर रहे हो। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव पोजीशन। ये बहुत डिटेल में जानने वाला टॉपिक है, हमने यहाँ पर इसको जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। तो सर्वेइंग में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, उनकी हम रिलेटिव पोजीशंस को डिटरमाइन करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये कैसे फाइंड करेंगे हम? बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बिटवीन देम। वो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं उनको हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसी को हम कहते हैं सर्वेइंग। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। और मैप बनाने के लिए हमें एक सुइटेबल स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सर्वेइंग का मतलब मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। सर्वेइंग में हम करते क्या हैं कि हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। जो कुछ भी पॉइंट्स हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, उनकी हम रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड करते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, सर्वेइंग से रिलेटेड हम जब भी बात करें, सर्वेइंग का वर्ड हमने जब भी यूज़ किया तो उसका मतलब ये रहने वाला है कि हम जो कुछ भी मेजरमेंट्स लेंगे वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे। देखिए, दो प्लेन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाऊँ तो मतलब ये कि अब जब आप बाइक हो या साइकिल हो या आप वॉक कर रहे हो रोड के ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में आप रोड पे मूव करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। तो वो जो प्लेन रहेगा उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक के, ये क्या होते हैं, हमारी वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। तो ये जो वर्टिकल रहेगा, इस पोजीशन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन। तो सर्वेइंग हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। जो कोई भी मेजरमेंट्स हम सर्वेइंग में लेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है? लेवलिंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करते हैं, लेकिन लेवलिंग में हम वर्टिकल प्लेन में बात करेंगे। जैसे हमने बिल्डिंग की हाइट के बारे में अभी जैसे डिस्कस किया, तो बिल्डिंग ये किस प्लेन में रहेगी? वर्टिकल प्लेन में रहेगी। तो हमने बिल्डिंग की अगर वर्टिकल हाइट की बात की, मीन्स हम वहाँ पर सर्वेइंग किए क्या? नहीं, हमने वहाँ पर क्या किया है? लेवलिंग किया है। लेवलिंग में भी हम क्या करेंगे? रिलेटिव पोजीशन फाइंड करेंगे, रिलेटिव डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, और वो डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे? वर्टिकल रहेंगे। और लेवलिंग हम हमेशा वर्टिकल प्लेन में करने वाले हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सर्वेइंग और लेवलिंग में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। जो बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, या कोई भी पोल्स वगैरह रहेंगे, ये वर्टिकल प्लेन में रहेंगे। मीन्स हम ये यहाँ पर जो कुछ भी मेजरमेंट्स लेंगे उसको हम कहेंगे लेवलिंग। और रोड के अलॉन्ग में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, जो कुछ भी हम मेजरमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे, हम उसको कहेंगे सर्वेइंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्वेइंग और लेवलिंग का। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर मैप्स और प्लान। अगर हमें कोई मैप बनाना है या प्लान बनाना है तो उसके लिए सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप मतलब क्या? मैप जैसे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड का एक मैप होता है, किसी कंट्री का मैप होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का मैप होता है। तो वैसा कुछ भी मैप आपको बनाना हो तो उसके लिए आपको सर्वे करना ज़रूरी है। या किसी चीज़ का आपको प्लान बनाना है, कोई बिल्डिंग का प्लान बनाना है, किसी रोड का प्लान बनाना है, कोई डैम का प्लान बनाना है, कोई कंटूर प्लान बनाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो उस प्लान को बनाने के लिए सर्वेइंग करना ज़रूरी है। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर लैंड की बाउंड्री फिक्स करना है, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ता है। आपको डैम कंस्ट्रक्ट करना है, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना है। ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर्स, किसी भी तरह का सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मुझे लगता है बगैर सर्वेइंग के कंप्लीट होना मुश्किल चीज़ है। आपको सर्वेइंग करना मस्ट है। सर्वेइंग करने के बाद में ही आपको वहाँ पर एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलेगी। जैसे मान लीजिए कोई रोड कंस्ट्रक्ट आपको करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उस जो अलाइनमेंट है, जहाँ से आपका रोड गुजरने वाला है,
उस रास्ते पर कितना एक्सकावेशन करना है, कितना फिलिंग करना है, तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको सर्वेइंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस जगह पर आपको डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल हो बिटवीन द टू रिजेस, मीन्स वहाँ पर एक वैली पोर्शन हो, जिससे क्या हो, डैम की लेंथ कम से कम आए और आपकी कॉस्ट कम हो, तो आपको उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए आपको सर्वे करना ज़रूरी रहेगा। देखिए, आपने इस तरह से वर्ल्ड का मैप तो देख रखा ही होगा, तो ये वर्ल्ड मैप के लिए भी आपको सर्वेइंग करना ज़रूरी है। या तो फिर रोड करना हो, रोड का सर्वे करना हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आप सर्वे कर रहे हो, या तो फिर कोई बिल्डिंग का लेआउट के लिए आप सर्वे कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको सर्वे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के यूजेस क्या है? टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने के लिए। टोपोग्राफिकल मैप मतलब ये एक इस तरह का मैप होता है कि आप उस मैप को जब ऑब्ज़र्व करते हो तो आप उसको जस्ट ऑब्ज़र्व करके बगैर साइड पे, आपने एक्चुअल में फील्ड में विजिट भी नहीं की, बट आप सिर्फ ऑफिस में बैठे हो और टोपोग्राफिकल मैप का स्टडी करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस जगह पर डिप्रेशन है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर ट्री है, कहाँ पर नाला है, कहाँ पर रिवर है। ये सारी की सारी डिटेल्स टोपोग्राफिकल मैप में गिवन होती है। तो अगर आपको कोई टोपोग्राफिकल मैप बनाना हो तो उसके लिए आपको सर्वेइंग करना पड़ेगा, या फिर कैडेस्ट्रल मैप बनाना है, इंजीनियरिंग मैप बनाना है, कोई मिलिट्री मैप बनाना है, या तो फिर कंटूर मैप बनाना है। मिलिट्री मैप मतलब क्या कि मिलिट्री के जो मार्चेस होते हैं, कौन सा रूट मिलिट्री ने यूज़ करना चाहिए जो कि शॉर्टेस्ट हो और इजीली वहाँ पर हम पहुँच सकें, इमरजेंसी कंडीशन में किस कहाँ से जाना पड़े, तो ये सारे के सारे एक मैप के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। कंटूर मैप मतलब क्या? ग्राउंड के अंडुलेशन से रिलेटेड जो मैप हो उसको हम कहते हैं कंटूर मैप। मीन्स कहाँ पर ज़्यादा हाइट है, कहाँ पर कम हाइट है ग्राउंड की, मीन्स कहाँ पर ज़्यादा हिल पोर्शन है, कहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन पोर्शन है, ये कंटूर मैप को ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है। जियोलॉजिकल मैप में जो रॉक पोर्शन होता है, हमारे ग्राउंड के अंदर रॉक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स, तो उन रॉक की जो कंडीशंस है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो टाइप्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जियोलॉजिकल मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल मैप भी होता है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द सर्वेइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वेइंग के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर्वेइंग में हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम काम करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है सबसे पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशन, और उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्लेन सर्वेइंग। देखिए, प्लेन सर्वेइंग का मतलब क्या होता है कि हम जो ग्राउंड सरफेस पे काम करेंगे तो उसको हम प्लेन कंसिडर करेंगे। प्लेन मतलब क्या? अभी जैसे अगर आपकी नोटबुक है तो नोटबुक पे जो पेज होता है वो किस शेप में होता है? वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है ना। तो उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन, उस शेप को हम कहते हैं प्लेन। वो क्या है? एक प्लेन है। तो प्लेन सर्वेइंग में भी हम ग्राउंड की सरफेस को प्लेन कंसिडर करते हैं, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हैं। जबकि रियल में ऐसा है क्या? नहीं। रियल में हम सभी को पता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो एक कर्व है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो शेप है अर्थ का वो एक स्फेरॉइडल शेप है, नियर अबाउट, ठीक है। एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में तो है ही नहीं ना हमारी अर्थ। मीन्स हम जो यहाँ पर अजम्पशन कर रहे हैं ये क्या हो रहा है? समवॉट हम रेस्ट्रिक्शन है हमारे, इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम करके प्लेन सर्वेइंग में हम उसको चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्लेन सर्वेइंग में जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसको हम प्लेन कंसिडर करते हैं, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं। इसी का मतलब क्या है कि जो कर्वेचर है अर्थ का हम उसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर सरफेस पर सर्वेइंग करते टाइम पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे? प्लेन ट्रायंगल्स रहेंगे। इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स रहती है हमारी, 3 लाइंस जो होती हैं वो 3 लाइंस क्या रहेगी? हमारी स्ट्रेट रहेंगी। और स्ट्रेट लाइंस होने की वजह से उसके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स क्या रहेंगे? हमारे प्लेन एंगल्स रहेंगे। मीन्स आप तीनों एंगल्स का सम करोगे तो वो कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हम प्लेन सर्वेइंग ये सारे अजम्पशंस लगाकर हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब एरिया हम जो सर्वे कर रहे हैं वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है।
अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया हम सर्वे कर रहे हैं तो आप प्लेन सर्वेइंग कर सकते हो, ये सारे अजम्पशंस आपके वैलिड रहेंगे। बट इफ़ द एरिया, अगर एरिया आपका 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है तो उस केस में आप प्लेन सर्वेइंग नहीं कर सकते, आपको जियोडेटिक सर्वेइंग करना पड़ेगा। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग मतलब क्या कि आप अर्थ की जो सरफेस है उसको आप प्लेन कंसिडर नहीं कर सकते, उसको आप परफेक्ट हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं कर सकते, आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग में आपकी जो लाइंस फॉर्म होगी वो क्या रहेगी, कर्व्ड लाइंस फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइंस फॉर्मेशन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइंस आपकी प्लेन सर्वेइंग में होती है, और प्लेन सर्वेइंग आप तभी कर पाओगे जब आप एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया आप सर्वे कर रहे हो। अगर आप 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया सर्वे कर रहे हो तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा, और जियोडेटिक सर्वे में आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं रहेगी, वो लाइंस कैसी रहेगी, कर्व्ड रहेगी। मींस अगर कोई ट्रायंगल आप बन रहा है तो ट्रायंगल की जो 3 साइड्स रहेगी तो तीनों जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, वो कर्वियस शेप में रहेगी। मींस आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो सिंपल और प्लेन ट्रायंगल नहीं रहेगा, वो कैसा ट्रायंगल रहेगा, वो स्फेरिकल ट्रायंगल रहेगा, और उसमें जो एंगल्स बनेंगे वो स्फेरिकल एंगल रहेंगे। मींस तीनों एंगल का आप सम करोगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, वो 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वे आपको कब करना रहेगा, जब एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, तभी आपको जियोडेटिक सर्वे करना है। क्यों? क्योंकि जियोडेटिक सर्वे मोस्ट एक्यूरेट सर्वे है। बट अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया है तो उस केस में आप प्लेन सर्वेइंग कर सकते हो। नॉर्मली जियोडेटिक सर्वे जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे ही एक सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जो कि जियोडेटिक सर्वे कैरी आउट करता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में सारी चीज़ों को मैंने शो कर रखा है। ये प्लेन सर्वेइंग में जो ABC ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है, इसमें जो लाइंस है, ये तीनों लाइंस क्या है, हमारी स्ट्रेट है, और जो एंगल है अंदर के, इन तीनों का आप सम करोगे तो ये क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वेइंग जो ABC जो ट्रायंगल है, इसकी जो लाइंस हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये कर्वियस लाइन रहेगी, AB, BC और AC, और इनके जो एंगल्स रहेंगे उन तीनों का सम आप करोगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, वो 180 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। हम क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी में 2 पार्ट है हमारा, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं सर्वेइंग करने के लिए, तो उस बेस पर से सर्वेइंग को क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे मान लीजिए अगर आप चेन यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने चेन के लिए एक वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो उस सर्वेइंग को हम कहेंगे चेन सर्वेइंग। अगर आप कंपास यूज़ कर रहे हो, प्रिज्मेटिक कंपास, तो उसको हम कहेंगे कंपास सर्वेइंग। अगर आप प्लेन टेबल यूज़ कर रहे हो तो हम कहेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। थेडोलाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हम कहेंगे थेडोलाइट सर्वेइंग। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग, फोटोग्राफिक सर्वेइंग, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। बेस्ड ऑन द मेथड्स, आप कौन से मेथड यूज़ कर रहे हो, जैसे ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग, ट्रैवर्स सर्वेइंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग एंड मिलिट्री सर्वेइंग। एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कैसा है उस बेस पर लैंड सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, हम जहाँ पर डिस्कस ज़्यादा करने की ज़रूरत है हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है आपको हमेशा लाइफ टाइम बाय हार्ट याद होना चाहिए, वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके बेस पर सर्वेइंग वर्क करता है? तो 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर काम करता है सर्वेइंग। पहला है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसका मीनिंग क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आपको ये वर्डिंग क्या है ये याद रखना है। पहला प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और सेकंड है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट
2 मेजरमेंट्स, कम अज़ कम 2 मेजरमेंट्स लेना है किसी न्यू स्टेशन को लोकेट करने के लिए, लीनियर या फिर एंगुलर, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स। इनका मीनिंग क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट मीन्स हम जब सर्वेइंग करेंगे तो सर्वेइंग में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, होल से करेंगे, और ख़त्म कहाँ पे करेंगे, सेंटर पे करेंगे। WHOLE होल। होल का मतलब क्या, कंप्लीट, मुकम्मल। जैसे ये हमारा एक एरिया है, देखिए ये कर्वियस हमने बनाया, ये कंप्लीट एरिया है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, कंप्लीटनेस से शुरू करेंगे और कहाँ पर आएंगे, सेंटर पे आएंगे। इसी को कहते हैं होल टू द पार्ट। जैसे कोई हमारा सर्कुलर एरिया है तो हम जो सर्कल की जो पेरीफेरी है वहाँ से हम शुरू करेंगे सर्वेइंग, और कहाँ तक आएंगे, सेंटर तक के आएंगे। मीन्स जो कुछ भी एरिया हमें सर्वे करना है पहले हम उसको डिफ़ाइन कर लेंगे, उसकी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे और शुरू करेंगे हम होल से, मीन्स बाउंड्रीज़ के आसपास से, और ख़त्म कहाँ करेंगे, हम पार्ट पे करेंगे, मीन्स इंटरनल पार्ट पे करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि हमारे सर्वेइंग वर्क में अगर कुछ गलती हो तो वो गलती क्या हो, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती चली जाए और हमारे सेंटर पे पहुंचने तक वो गलती क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और अगर हम इसका अपोजिट करें, हमने अगर काम किया टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू द होल, अगर हमने काम किया मीन्स सेंटर से हमने शुरू किया और पेरीफेरी की तरफ गए सर्कल की, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर सेंटर से हमने शुरू किया सर्विंग वर्क और वहीं पर कुछ एरर हो गया, तो वो एरर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ जाते जाएंगे वो एरर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फिर जब हमारा सर्विंग वर्क ख़त्म होगा तो उसको हम एरर को एलिमिनेट करने का हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। तो सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल सर्विंग का हमारा क्या है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। जो बाउंड्री रहेगी एरिया की, जिस एरिया को हमें सर्वे करना है उस बाउंड्री से हमें शुरू करना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल स्टेशंस डिफाइन करना है। देखिए फिगर में कंट्रोल स्टेशंस डिफाइन है ABCDEF, और फिर इन कंट्रोल स्टेशंस को भी और डिवाइड करते चले जाना है छोटे छोटे एरियाज़ में, और धीरे धीरे हमें सेंटर तक के जाना है। तो उसको हम कहते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज to locate a new station by at least 2 measurements, linear और angular, from fixed reference point। अगर हमें कोई नया पॉइंट लोकेट करना है, कोई नया स्टेशन लोकेट करना है, तो उसको कम से कम 2 मेजरमेंट से हमें लोकेट करना है। मीन्स अगर कोई नया पॉइंट हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, नया पॉइंट हम ग्राउंड के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं ABCD, तो उसके लिए हमें हमारे पास में कम से कम 2 मेजरमेंट्स होना चाहिए। जैसे अभी ये जो डायग्राम जो फोटो अटैच किया हुआ है, देखिए इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। तो यहाँ पर जो ए वाली डायग्राम है ABC ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए मैं पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल द पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स, और बोथ, या तो लीनियर मेजरमेंट्स लो, लीनियर मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप टेप से फाइंड कर लो, या तो फिर एंगल फाइंड कर लो, थीटा, जो कुछ भी एंगल होता है ना, हम कहते हैं ये जो लाइन है ये 20 डिग्री पे है, ये लाइन 30 डिग्री पे है, तो ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया। तो आप तो या तो 2 जगह से मेजरमेंट्स लो, या तो फिर एक मेजरमेंट लो और एक एंगल लो, या तो फिर दोनों एंगल लो। कम से कम 2 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहला जो डायग्राम है हमारा, तो उसमें क्या है, लेट A एंड B आर कंट्रोल पॉइंट्स। जो पहली डायग्राम है A और B, ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स है, और एक नया स्टेशन C हमको डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि लीनियर मेजरमेंट्स A से C तक का ले लिया, ये एक मेजरमेंट हो गया, और B से C तक के भी ले लिया, तो ये दूसरा लीनियर मेजरमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, 2 लीनियर मेजरमेंट ले लिए, मीन्स ये हमारा C पॉइंट क्या हो गया, अभी डिफाइंड हो गया, लोकेट हो गया। इसी तरीके से B डायग्राम अगर देखो, B पार्ट, तो AB हमारा ये क्या है, A पॉइंट और B पॉइंट ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, हमको C लोकेट करना है। तो इसको लोकेट करने का और एक तरीका ये है कि B से C तक के आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो, मीन्स लीनियर मेजरमेंट हो जाएगा, और एंगल ABC आप फाइंड कर लो, तो ये एक एंगल आ जाएगा, मीन्स लीनियर और एंगुलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। 2 मेजरमेंट्स आ गए, मीन्स ठीक है, आपका वो पॉइंट लोकेट हो गया। आप और एक तरीके से लोकेट कर सकते हो, वो क्या है,
थर्ड वाली डायग्राम देखिए, ए और बी ये क्या है, हमारा कंट्रोल पॉइंट है, और सी हमको क्या करना है, लोकेट करना है। तो आप एंगल CAB ये एक फाइंड कर लो और दूसरा एंगल CBA ये दूसरा एंगल आप फाइंड कर लो। मीन्स दोनों आपने क्या किया है, यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट्स लिया है, किसी भी तरीके का लीनियर मेजरमेंट नहीं लिया तो भी चलेगा। इस तरीके से भी आपका न्यू स्टेशन लोकेट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी न्यू लोकेशन, कोई भी न्यू पॉइंट लोकेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मेजरमेंट का लेना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने वेरी बेसिक चीज़ें डिस्कस की, सर्वेइंग की डेफिनेशन, लेवलिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या है सर्वेइंग की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।